हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या व्यापम की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम की एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल सदस्यों की संख्या होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल होता है उसमें सदस्यों की संख्या होती है 5 से 7 सदस्य। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद का उपाध्यक्ष होता है तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है, इस योजना को 2015-16 से प्रारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना की कार्य योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यों का प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत सचिव का प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, BPRC के लिए स्थापना व्यय का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सही है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है योजना की क्रियान्वयन एवं निगरानी में अपेक्षित सुधार करना, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है जवाबदेही सुनिश्चित करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, पारदर्शिता लाना, योजना की क्रियान्वयन एवं निगरानी में अपेक्षित सुधार करना, ये सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि दिए जाने की परिकल्पना क्यों की गई है? पहला ऑप्शन है महिला स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की परिकल्पना को गति देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के कोष के आकार में वृद्धि करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है केवल एक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के तहत जो है स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि दिए जाने की जो परिकल्पना है ये किया गया है महिला स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए और साथ ही स्व सहायता समूह के कोष के आकार में वृद्धि करने के लिए, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षक इकाई के अध्यक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्य सचिव, तीसरा ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं मुख्य सचिव, तो ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गलत कथन पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक उसी गांव के निवासी होंगे। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी गांव के निवासी नहीं होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कार्यक्रम अधिकारी या जनपद पंचायत CEO योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसियों की अपेक्षित जानकारी सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व प्रदाय करने का उत्तरदायी होगा। चौथा ऑप्शन है समुदाय के जॉब कार्डधारी परिवार से 18 से 25 वर्ष की उम्र तक के 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवा को चयनित कर प्रशिक्षित किया जाता है और जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण कहे जाते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो ये बताना है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी गांव के निवासी होंगे, ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण जो होते हैं वो उसी गांव के निवासी नहीं होने चाहिए जो सोशल ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षक ग्राम सभा की क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक में उपस्थित होते हैं।
पहला है जनप्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन है मनरेगा योजना से संबंधित पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है संबंधित डाकघर या बैंक के प्रतिनिधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की जो क्लस्टर स्तर निकासी बैठक में उपस्थित होते हैं, तो जनप्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, मनरेगा योजना से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, संबंधित डाकघर या बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2019 को, दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 2021 को, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 2020 को, चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई 2022 को। तो जो गोधन न्याय योजना है, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, हरेली त्यौहार के दिन जो है गोधन न्याय योजना को प्रारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 20 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है गोधन न्याय योजना के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। पहला है, ये को लिखा है ना, गोधन न्याय योजना का प्रारंभ बिहार गौठान से किया गया था। यहाँ पे गोधन होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। गोधन न्याय योजना का प्रारंभ बिहार गौठान से किया गया था। दूसरा ऑप्शन है गोधन न्याय योजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत किसानों से गोबर की खरीदी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है गोबर की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो गोधन न्याय योजना है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कि गोबर की जो खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, ये गलत है। गोबर की खरीदी करने वाला जो छत्तीसगढ़ है, ये देश का पहला राज्य है। ठीक है, गोबर की खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्व सहायता समूह द्वारा अनुसरण किया जाने वाला 5 सूत्र में क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा ऑप्शन है नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा ऑप्शन है नियमित साप्ताहिक आय, चौथा ऑप्शन है नियमित पुस्तक संधारण। तो स्व सहायता समूह में अनुसरण किया जाने वाला जो पंचसूत्र होता है उसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नियमित साप्ताहिक आय। तो पंचसूत्र जो होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? पहला तो ये है कि नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, दूसरा नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, तीसरा नियमित साप्ताहिक आंतरिक लेन देन होना चाहिए, चौथा नियमित साप्ताहिक ऋण वापसी होना चाहिए, पांचवा नियमित जो है पुस्तक संधारण। ठीक है, तो ये जो 5 सूत्र होते हैं जिसका पालन स्व सहायता समूह को करना होता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला, इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी वन पट्टाधारी कृषक सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्रता रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य धान के बदले वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। तीसरा ऑप्शन है योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल किया गया है। चौथा, इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में कृषक को धान के बदले वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर 20,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न में कहा गया है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कि इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में कृषक को जो है धान के बदले अगर वृक्षारोपण करते हैं, यानी कि धान के बदले वृक्षारोपण को अगर वो बढ़ावा देते हैं, तो उनको जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन सहायता प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही है, कि इस योजना को यानी कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल किया गया है। और इस योजना का जो उद्देश्य होता है धान के बदले जो है, ठीक है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है सभी श्रेणी के भूस्वामी वन पट्टाधारी कृषक सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां जो है पात्रता रखते हैं। अगला प्रश्न है कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016 से
दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2017 से, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2018 से, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 से। तो जो कुपोषण मुक्ति अभियान है इसे प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2019 से। कब प्रारंभ किया गया कुपोषण मुक्ति अभियान? 2 अक्टूबर 2019 को जो है कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। और इस योजना के अंतर्गत जो है 0 से 5 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त करना इसका उद्देश्य होता है। और जो 15 से 49 आयु वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको एनीमिया से मुक्त करना इस कुपोषण मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 2 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति में स्व सहायता समूह चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होंगे? पहला, ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष एवं महिला सदस्य शामिल हैं। दूसरा, ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पहले से ही चक्रीय निधि मिल चुका है। तीसरा, स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह से जुड़े हुए हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि नहीं दिया जाता है, यानी चक्रीय निधि देने के पात्र नहीं होते हैं स्व सहायता समूह। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष एवं महिला सदस्य शामिल है। बिल्कुल सही है, ऐसा स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है, तो ऐसे स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि नहीं दिया जाएगा, यानी कि चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होते हैं ऐसे स्व सहायता समूह। अगला है ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पहले से ही चक्रीय निधि मिल चुका है। बिल्कुल सही है कि ऐसा स्व सहायता समूह जिन्हें SGSY के अंतर्गत पहले से ही चक्रीय निधि मिल चुका है उसे दोबारा चक्रीय निधि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक स्व सहायता से जुड़े हैं। बिल्कुल सही है कि ऐसे स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं उस स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। एक लाइन और याद रखिएगा कि जो ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कि महिला कोष से पहले से ही चक्रीय निधि मिल चुका है वे भी जो है चक्रीय निधि पाने के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कार्यस्थल पर निम्न में से क्या अनिवार्य सुविधा मिलेगी? पहला है स्वच्छ पेयजल, दूसरा ऑप्शन है कार्यस्थल पर भोजन की सुविधा, तीसरा है प्राथमिक उपचार, चौथा है आराम के लिए छांव की व्यवस्था। तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कार्यस्थल पर अनिवार्य सुविधा मिलेगी, तो कौन सी सुविधा मिलेगी? पहला है स्वच्छ पेयजल, बिल्कुल मिलेगा। कार्यस्थल पर भोजन की सुविधा ये नहीं होता है। तीसरा प्राथमिक उपचार बिल्कुल मिलेगा। अगला है आराम के लिए छांव की व्यवस्था, बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना के संबंध में सही है। पहला, छत्तीसगढ़ में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को कम करना। दूसरा है लड़कियों को के शिक्षा के साथ उनके जीवन स्तर को उठाना। तीसरा है छत्तीसगढ़ में भ्रूण हत्या रोकने एवं बेटियों को पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख तक के वित्तीय सहायता दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना इसके संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। यानी जो छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना है इसे प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए, लड़कियों के शिक्षा के साथ उनके जीवन स्तर को उठाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख तक के वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, इस धनलक्ष्मी योजना के माध्यम से, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RCT योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 18,670, दूसरा ऑप्शन है 12,120, तीसरा ऑप्शन है 15,040, चौथा ऑप्शन है 9,715। तो RCT योजना के तहत जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 12,120
12,120 जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, और इसका लक्ष्य के तहत मतलब कुल प्रशिक्षित किया गया 2023-24 में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था? 2023-24 में जो है लगभग 15,040 जो युवाएं हैं, ठीक है, इनको प्रशिक्षित किया गया था। तो लक्ष्य रखा गया था 12,120 का, लेकिन प्रशिक्षित किया गया 15,040। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, RCT योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 18,670, दूसरा ऑप्शन है 12,120, तीसरा ऑप्शन है 15,040, चौथा ऑप्शन है 9,715। तो RCT योजना के तहत जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 18,670 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य के कितने जिले में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 6। तो वर्तमान में राज्य के 4 जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। कौन कौन से जिले में? एक जिला है बस्तर, दूसरा जिला है रायपुर, तीसरा जिला है सरगुजा और चौथा जिला है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। तो इन 4 जिलों में जो है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की जो स्थापना की जा चुकी है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 4 जिले। अगला प्रश्न है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का चयन किया गया है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है जशपुर, तीसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का चयन किया गया है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बस्तर। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में कब से प्रारंभ हुआ है? पहला ऑप्शन है 2016-17 से, दूसरा ऑप्शन है 2017-18 से, तीसरा ऑप्शन है 2018-19 से, चौथा ऑप्शन है 2019-20 से। तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम इसे प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में 2016-17 से। ठीक है, कब से प्रारंभ किया गया था? 2016-17 में जो है प्रारंभ किया गया था। और ये जो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 2016-17। आपके लिए आज का प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम का कौन सा अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अध्याय 1, दूसरा ऑप्शन है अध्याय 2, तीसरा ऑप्शन है अध्याय 3, चौथा ऑप्शन है अध्याय 4। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।